हमारे लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 अब अपनी पराकाष्ठा पर है। सातवां चरण चुनाव सातवें आसमान तक पहुंच चुका है और सातवां आसमान में पहुंचने पर अभी समय हम देख रहे हैं मौसम की गर्मी अभी दिल्ली में 52% है, 52 डिग्री सेल्सियस चली गई है। और सबसे ज्यादा तापमान अगर राजनीति का कहीं दिखाई पड़ रहा है तो वो हमारे बनारस में दिखाई पड़ रहा है, जहां से प्रधानमंत्री जी लड़ रहे हैं। और शुरुआत में कहा जाता था कि ये तो लड़ेंगे ही नहीं, इनके सामने कोई आएगा नहीं। और आज स्थिति यह है कि आज यह लोग सोचने पर बाध्य है कि ये हार करके जाएंगे कहाँ। खैर जो हो, कोई तो स्थिति है। और एक जमाना हुआ करता था कि इनको एक सीट नहीं मिलेगा, वो मिलेगा, 400 के पार चले जाएंगे। अब आज स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी भी आज सोचने के लिए विवश हो गई है कि हम कितनी सीटें पाएंगे। अगर हमारी सीट कम होगी तो हम कहां से उसकी व्यवस्था करेंगे, हमारी सीट कम होगी तो किसके नाम पर हम सहमति बनाएंगे। ये सारी चीजें आज की तारीख में उभर के सामने आ गई और इंडिया गठबंधन का हौसला बुलंद है, बुलंद हौसला है। शुरुआती दौर में तो लग रहा था कि इंडिया गठबंधन क्या करेगा, सारे दल एकजुट हो पाएंगे, वो ट्रांसफर हो पाएगा नहीं हो पाएगा। लेकिन जनता ने इनको धक्का मार करके आगे कर दिया कि नहीं, आगे बढ़ो और इनके इस दंभकारी सत्ता को उखाड़ फेंकना है। और आज फल ये हुआ है कि इंडिया गठबंधन 1 तारीख को सातवें चरण का चुनाव है, 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है और 1 तारीख को ही इन लोगों ने अपनी गठबंधन की बैठक बुलाई है। जाहिर सी बात है, जब तक सत्ता गठबंधन अपना बना है तो इनका कोई प्रोग्राम नहीं तय है, किस कार्यक्रम पर, किस रणनीति पर, कैसे हम आगे सरकार बनाएंगे, हम आगे कैसे सरकार चलाएंगे। उस समय का कहा था कि ये मान लिया जाता था कि हम बहुमत में आ जाएंगे तो हमारे सारे सांसद मिलके अपना नेता चुन लेंगे, जिसको नेता चुन लेंगे वो प्रधानमंत्री हो जाएगा। और उसके बाद सारे दलों ने शायद इसी कारण से इंडिया का कोई एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी नहीं हो पाया। सारे दलों ने अपना अपना घोषणा पत्र जारी किया और उसके चलते देखिए जनता, भारत की सम्मानित जनता, संप्रभु जनता ने एक विकल्प की तरफ आगे बढ़ गई। तो वो 1 तारीख को जो हमारी बैठक हो रही है, उस बैठक में आखिर मुद्दे क्या होंगे, वो बैठक में शायद वो संचालन के आगे होगा कि हम सरकार अगर हम बनाने जा रहे हैं और तुम्हारा नेतृत्व क्या होगा, उसका फैसला तुम्हारे सांसद आकर के करेंगे। लेकिन वो कौन सी नीतियां होगी, वो कौन सी पॉलिसी होगा, वो कौन सा एजेंडा होगा जिस पर इंडिया गठबंधन काम करेगा, जिसको लेकर कि इंडिया गठबंधन अपनी एक रास्ता दिखाएगा कि नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी से अलग है। ये झुट्ठों की सरकार थी, ये लोग खाली ये जुमलाबाजों की सरकार थी। उसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच एक वरिष्ठ पैनल है। आइए हम उससे आपका परिचय कराएं। हमारे साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय सचिव और एटक की महासचिव कॉमरेड अमरजीत कौर जी हैं। आपका स्वागत है अमरजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ एनसीपी की एमएलसी महाराष्ट्र से आती हैं विद्या चौहान जी हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ ज्ञानेश बाकुड़कर जी हैं, वैसे तो सामाजिक कार्यकर्ता है लेकिन तेलंगाना राष्ट्र समिति जो आज ये भारत राज्य समिति बन चुकी है, आप इसके पदाधिकारी हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता ये विजय मुकेश सिंह साहब जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ है पोस्ट डॉक्टर सुनीलन। डॉक्टर सुनीलन साहब, हम चाहेंगे कि डॉक्टर सुनीलन भी इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर सुनीलन। शुक्रिया तिवारी जी। मैं केवल क्योंकि अमरजीत कौर जी को जाना है, इसलिए मैं केवल एक दो चीज उनके सामने रखना चाहता हूं। असल में लोगों को पूरे देश में आशंका ये है कि लोगों ने वोट तो दे दिया है और वोट मोदी सरकार के खिलाफ में दिया है, इंडिया गठबंधन के पक्ष में दिया है, लेकिन लोगों को लगता है कि उस वोट को चुरा लिया जा सकता है या ईवीएम के माध्यम से गणना के अंदर चुराने की कोशिश हो सकती है। हमारा सवाल मुख्य तौर पर यह है आपसे कि अगर मैंडेट को चुराने की कोशिश होती है तो वोटर्स का विल प्रिवेल करे, इसके लिए इंडिया गठबंधन को क्या करना चाहिए। असल में हम लोग ये कार्यक्रम केवल और केवल इसलिए कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को अपने जो लोगों की सोच है, समझ है, वो अपने
सुझाव दे सकें। कल दिल्ली के अंदर एक बैठक हुई थी, सिविल सोसाइटी के लोगों ने, इडालू कर्नाटका के लोगों ने एक शुरुआत की, बेंगलोर में उन्होंने मीटिंग की, पूरे देश के अंदर जो है मीटिंग करने के बाद में कल भी दिल्ली में मीटिंग की, और उस मीटिंग के अंदर जो साथी तारा जी तो यहाँ पर आई हुई हैं, इडालू कर्नाटका का जो नेशनल लेवल के ऊपर जो कोऑर्डिनेट करने का काम कर रही हैं, उनका हम बहुत स्वागत करते हैं। तो हमारा मुख्य प्रश्न ये है कि इंडिया गठबंधन को ऐसी सिचुएशन के अंदर जब मैंडेट को चुराने की कोशिश होती है तो क्या करना चाहिए। अदरवाइज हम बातचीत करेंगे इंडिया गठबंधन क्या करे, तो हम लोग कह देंगे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए, कुछ लीडरशिप के बारे में बात होना चाहिए, क्लेम करने के बारे में बात होना चाहिए, बहुत सारी बात हो जाएगी। लेकिन हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में बात करना चाहते हैं कि पीपुल्स रेजिस्टेंस किस तरीके से जो है दिया जा सकता है, और उसमें इंडिया गठबंधन क्या कर सकता है। जी, तो मैं शुरुआत करता हूँ कॉमरेड अमरजीत कौर जी, आपके सुझाव के साथ में, और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद में हम तारा जी के सुझाव लेंगे, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जी देखिए डॉक्टर सुनीलम, स्थिति तो काफी चिंतापूर्ण है, जैसा आपने भी कहा, आनंद जी ने शुरू में कहा, लेकिन आपने सीधे सीधे उस बात को कहा। तो सबसे पहला काम तो है इंडिया गठबंधन को देश की जनता से मुखातिब होने का, क्योंकि टेंशन जनता में है कि हमने वोट दिया है, तो वो उसका जो सही तरीके से उसका निर्णय निकलना चाहिए, उसका फैसला होना चाहिए, और उस तरफ देश बढ़ना चाहिए। देखिए, लोगों के बीच में ये कोई यूं ही भ्रम नहीं है, क्योंकि जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनका ये रवैया रहा है चीजों के अंदर तोड़ मरोड़ भी करना और कॉन्स्पिरेसी भी करना और चीजों को बदलने की कोशिश करना, और ये लगातार 10 साल का रिकॉर्ड रहा है। तो जनता के बीच में अविश्वास की भावना तो है, इसीलिए सबसे पहला काम तो उसी जनता से इंडिया गठबंधन को जो है वो मुखातिब होना होगा, और उसमें मुखातिब होते हुए हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बहुत शातिर हैं जो बैठे हैं सत्ता में, वो चाहेंगे हिंसा हो, वायलेंस हो, अंतर्विरोध हो, उस तरीके की स्थिति पैदा की जाए। उस स्थिति के अंदर को पैदा करने में वो अपने लोगों को ही लगा देंगे आगे, जैसे बहुत बार बहुत से उदाहरणों में निकला कि किस तरीके से हिंदू बच्चों को मुस्लिम बना के इस्तेमाल किया गया जगह जगह के ऊपर दंगे फसाद कर, या इन चुनावों के दौरान बहुत को स्कल कैप पहना के मीटिंगों में बिठाया गया, और फिर उन्हीं लोगों ने बता दिया कि नहीं हम तो हिंदू हैं, हमें ये बिठा दिया गया दिखाने के लिए कि वो हमारे साथ हैं, जबकि दूसरी तरफ लगातार जो नफरत की आंधी है लगातार बहाई गई। तो देश के अंदर एक तो अविश्वास का वातावरण है, दूसरा बहुत ही जहर जो उगला गया है उसकी वजह से हेट्रेड का वातावरण है। ऐसी सिचुएशन में आवाम अपनी तरफ से शांत रह के जो नतीजे निकले उन नतीजों को सही दिशा में पहुंचा सकें, उस किस्म के संयम की जरूरत है। तो वो संयम के बारे में चर्चा इंडिया ग्रुप को भी करनी होगी, हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन। जनता के बीच में पीस और हार्मनी को डिस्टर्ब किया गया इन 10 सालों में, और इस चुनाव में तो इति हो गई है, हद हो गई है। इसलिए पीस और हार्मनी बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा रहना चाहिए फॉर द डिस्कशन के हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, हमारी बहुत प्लूरलिज्म है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की बात करते हुए चुनाव लड़ा गया है। तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन की रोशनी में हम लोग इन नतीजों को सही दिशा में पहुंचाएंगे, और इसीलिए जो जीत के लिए काम किए हैं उनको ही सबसे ज्यादा संयम दिखाने की जरूरत होगी, और दूसरों की प्रोवोकेशन में आकर के उनके ट्रैप में फंसना नहीं चाहिए। इसके ऊपर इंडिया ग्रुप के अंदर ये डिस्कशन में आना चाहिए, और उनको इस चीज का विश्वास दिलाना चाहिए कि हाँ, हम डेमोक्रेसी के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हम लड़े हैं,
तो डेमोक्रेसी के प्रोसेस को सरअंजाम पहुंचाएंगे। उसके लिए आम आवाम पीसफुली अपनी मजबूती को दिखाएगा। तो उसी के सिलसिले में अगर सिविल ऑर्गेनाइजेशंस बात कर रही हैं, सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशंस बात कर रही हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज बात कर रही हैं, तो नेचुरली जब 1 जून को मीटिंग में बैठे ये पॉलिटिकल पार्टीज, तो उनको इस चीज को सबसे पहले संज्ञान में लेना चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ, हालांकि डॉक्टर सुनीलम ने कहा कि अभी हम इस बात में बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं कि मिनिमम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा तो क्या क्या होगा। इवन देन 1 जून इटसेल्फ कुछ इसके ऊपर मोटा मोटी चर्चा होनी चाहिए। देखिए, ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के डिफरेंट सॉल्यूशंस के उनके रास्ते, हर मुद्दे के ऊपर उनके ओपिनियंस डिफरेंट हैं, लेकिन सब एक चीज पे इकट्ठा हुए कि नफरत नहीं, हेट्रेड नहीं, पोलराइजेशन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की सेफ्टी, प्लूरलिज्म की सेफ्टी, और उसके साथ साथ आम जनमानस के लिए जो होना चाहिए, क्रोनी कैपिटलिज्म से बाहर निकल के हिंदुस्तान के लिए, उसकी तरफ हम बढ़ना चाहते हैं। तो उसके वास्ते कुछ मोटा मोटी ये चर्चा आना चाहिए कि हमारे बहुत सारी चीजों पे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम एक साथ क्यों आए? क्योंकि डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा था और कॉन्स्टिट्यूशन पे हमले शुरू हो गए थे, और हमारा एक दूसरे के साथ प्यार प्रेम से रहने में भी दिक्कतें इतनी पैदा की गई कि इवन परिवारों में झगड़े करा दिए गए, दोस्तों में झगड़े करा दिए गए, संस्थानों के अंदर झगड़े हो गए। मतलब कोई जगह नहीं बची कि जहां पर आप पीसफुली बात करते हो, इतनी ज्यादा नफरत। तो उसी के वास्ते मैं ये समझती हूँ कि जहां हमें इस चीज पे बहुत गहरी नजर रखनी होगी कि जो लोगों का वहम है, जो शक है, शुबा है, तो उसकी राखी कैसे की जाए। तो अभी तक जितनी भी जगहों के ऊपर स्ट्रॉन्ग रूम्स में ईवीएम रखी गई है, वहां पे हमारा क्या रोल होगा? जहां जहां रखी गई हैं, जहां जहां कोशिशें की गई, पिछले दिनों देखा गया कि 45 मिनट के लिए एक जगह पे सीसीटीवी कैमरास ऑफ थे स्ट्रॉन्ग रूम के। तो इस किस्म की जो हरकतें हैं उनको देखने की जरूरत होगी, मद्देनजर रखते हुए लोगों को विजिलेंट रहने की जरूरत होगी। पीसफुली गैदरिंग्स करने की जरूरत पड़े तो उन गैदरिंग्स को करने के लिए तैयार रहना होगा। अपनी अपनी सिटीज के अंदर भी तैयार रहने के साथ साथ कंस्टिट्यूएंसी वाइज ये डिसेंट्रलाइज्ड ढंग से जितना हम इन चीजों को हैंडल करेंगे कॉमन मैन को साथ लेकर के, उतना ही हम को संभाल पाएंगे। तो इसलिए डिसेंट्रलाइज्ड ढंग से हम किस तरीके से कंस्टिट्यूएंसी वाइज लोगों में ये कॉन्फिडेंस बना के रखें, और जहां जहां ईवीएम्स है, स्ट्रॉन्ग रूम्स है, उनके बाहर पहरा की लोगों को ये आश्वस्त हो कि कोई बदलने नहीं जा रहा ईवीएम को। ये शक तो है कि 5%, 6%, 4% कैसे बढ़ गया, वी डू नॉट नो, दी थिंग्स विल अनरोल। लेकिन जो सीधी बात ये है, खरीद फरोख्त का दायरा शुरू होगा, पैसे फेंके जाएंगे। अभी से रणनीतियां बनाई जा रही हैं जो सत्ता में बैठे हैं कि किन किन पार्टियों को तोड़ा जा सकता है, किन एमपीज को खरीदा जा सकता है। वो सारी रणनीति जो है सत्ता पक्ष की तरफ से